अस्सलामुअलैकुम, मैं जी डॉक्टर सोनिया फवाद। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस और फाइब्राइड में क्या फ़र्क है। सब लोग सब पेशेंट, सब ख़वातीन ये कंफ्यूज रहती हैं क्या फाइब्राइड क्या है, एडिनोमायोसिस क्या है और एंडोमेट्रियोसिस। आज ये आप रजिस्टर पकड़ें और जितनी भी मेरी पेशेंट्स हैं ये फ़र्क लिख लें और ये प्रॉब्लम क्यों होती है। ब्लीडिंग और बांझपन में भी ये प्रॉब्लम होती है। हर फाइब्राइड जो है उससे एंडोमेट्रियोसिस और जो है एडिनोमायोसिस में बहुत फ़र्क होता है। सिम्टम्स भी अलग होते हैं, पेन भी अलग है और प्रॉब्लम्स भी अलग हैं। तो आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको कंसीव करने में मुश्किल हो रही है और जो ख़वातीन बच्चे पैदा कर चुकी हैं और 40 से 50 साल के ऊपर हो चुकी हैं और उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है तो वो भी ठीक हो सकती हैं, वो भी विदाउट सर्जरी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी, आज का मेरा टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्राइड और एडिनोमायोसिस तीनों में क्या क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइब्राइड की। फाइब्राइड जो है वो एक ट्यूमर की शक्ल में होता है और वो एक बेनाइन ट्यूमर है, नॉन कैंसरस है और ये जो है इसकी ग्रोथ डिफरेंट लोकेशन पे हो सकती है। ये यूट्रस के बाहर भी ग्रो कर सकता है और यूट्रस की जो है राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर ग्रो कर सकता है। और एडिनोमायोसिस में थिक यूट्रस होती है, थिक लाइनिंग होती है और एंडोमेट्रियोसिस में टिश्यू आउटसाइड पे यूट्रस के ग्रो कर जाता है जिससे ओवरीज और ट्यूब्स मुतासिर होती हैं। नंबर 2 पे फाइब्राइड में पेल्विक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, नीचे की तरफ बोझ महसूस होता है। और एडिनोमायोसिस में पेनफुल आपको पीरियड्स होते हैं, पेनफुल ब्लीडिंग होती है और हैवी फ्लो होता है। और जबकि एंडोमेट्रियोसिस में सवियर शदीद पेन होता है कि आप लोट पॉट होते हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। और जी फाइब्राइड में बेली एनलार्जमेंट होती है, यानी फैट जो है और पेट जो है बहुत ज़्यादा पेट बड़ा लगता है जब फाइब्राइड होते हैं। और एडिनोमायोसिस में बल्कि यूट्रस का मसला हो जाता है। अब ये तीनों चीज़ें मैं साथ साथ बता रही हूँ। और एंडोमेट्रियोसिस में पेल्विक इन्फ्लेमेशन होती है, आपको पेल्विक इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हो जाती है। अब जो है फाइब्राइड में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, पेल्विक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है यानी यूरिन भी बार बार आता है तो उससे प्रेशर पड़ता है, यानी आप करके आते हैं तो आपको लगता है फिर से यूरिन आ रहा है। और एडिनोमायोसिस में क्या होता है, क्लॉट्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स निकलते हैं और साथ आपको क्रैम्पिंग होती है यानी खिंचाव महसूस होता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने कपड़ा ऐसे पकड़ के निचोड़ दिया है, तो ऐसे आपको महसूस होगा। और जी एंडोमेट्रियोसिस में क्या होगा, इनफर्टिलिटी इसमें कॉमन है, कंसीव करने में सबसे ज़्यादा एंडोमेट्रियोसिस में मुश्किल होती है। अब ये जान लेते हैं कि अब सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी किस में मुश्किल होती है। मैंने आपको बता दिया है एंडोमेट्रियोसिस में आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल होती है, जबकि फाइब्राइड में डिपेंड करता है कि फाइब्राइड के साइज़ क्या है और लोकेशन क्या है। आपको जो है कंसीव फाइब्राइड में भी पेशेंट्स कंसीव कर लेती हैं। और जो है एडिनोमायोसिस में भी मुश्किल होती है क्योंकि एडिनोमायोसिस में भी जो है वो जब भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो इसमें 1 से 2 माह में या 3 माह में मिसकैरेज हो जाएगा, प्रेगनेंसी को वो यूट्रस एक्सेप्ट नहीं करेगी। सबसे आसान ज़ुबान में पेशेंट्स को समझा रहे हैं क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ आती, नहीं फिजियोलॉजी, आपको फीमेल है, आपको मेडिकल का नहीं पता। आसान अल्फाज में ये है कि फाइब्राइड और एडिनोमायोसिस, फाइब्राइड में आप कंसीव कर सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है लोकेशन और फाइब्राइड के साइज।
एडिनोमायोसिस में भी मुश्किल होती है, और जबकि एंडोमेट्रियोसिस में बिल्कुल ये नामुमकिन वाली बात हो जाती है, क्योंकि इससे आपकी ओवरीज और ट्यूब्स मुतासिर होती हैं। और अगर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं या अदर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको 2 से 3 माह तो शायद आपके अच्छे गुजर जाएं, लेकिन आपको साथ ही और तरह के इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। आपकी ट्यूब्स बंद हो जाएंगी, आपकी ओवरीज खराब हो जाएंगी। वो कहेंगे राइट निकलवा दें, लेफ्ट से हो जाएगा, लेफ्ट निकलवा दें, आपको ऐसे हो जाएगा, आपको जो है IVF कर देते हैं। ये सारे वो ड्रामे हैं जो कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। जबकि अगर ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ अगर आप हेल्दी डाइट प्लस होम्योपैथी जो है वो इज इक्वल टू नेचुरल हीलिंग है। अगर आप मेरी बताई हुई बातों पे अमल करें और होम्योपैथिक सपोर्ट ट्रीटमेंट लें तो आप देखिएगा आप बहुत जल्दी जो है सर्जरी के बगैर ही ठीक हो सकते हैं। और इसमें ये होता है कि पेशेंट को मैं ये कहती हूँ कि आप जो है सब्र और गुड स्टेमिना से काम लें, क्योंकि जो चीज़ एक दिन में बनी नहीं, एक महीने में बनी नहीं, वो एक दिन या एक महीने या 2-3 महीनों में कैसे ख़त्म होगी। आपको इसके साथ बहुत पेशेंस और सब्र से काम लेना पड़ता है और आप बहुत जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। अब होम्योपैथिक की जब हम बात करते हैं तो फाइब्राइड में सबसे जो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन दवा मानी जाती है वो है जी फ्रेक्सिनस अमेरिकाना और सबाइना। और जब एडिनोमायोसिस में हम सीपिया और लेकेसिस का काम करते हैं, और जो है एंडोमेट्रियोसिस में पेन बहुत शदीद होता है तो मैकफॉस 6X जो है, और कोलोसिंथेसिस और जो है बेलाडोना, और बहुत सी बेशुमार दवाइयां हैं जो कि हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देते हैं, क्योंकि हर पेशेंट के सिम्टम्स भी अलग होते हैं और उसकी प्रॉब्लम भी अलग होती है। यहाँ पे सिर्फ मेडिसिन इसलिए बताई जाती हैं कि ये होम्योपैथिक अवेयरनेस के लिए कि ये दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि इसको होम्योपैथिक स्टूडेंट्स भी देखते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो, और आखिर पे जो आपको बोनस टिप देनी है वो ये है कि अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट से डर रहे हैं तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, सर्जरी से बचें, क्योंकि एम्बोलाइजेशन, मायोमेक्टमी और ये सब चीज़ें आपको सवाए आपका पैसे का ज़िया और आपकी तबीयत में और बिगाड़। और जो मेरी पेशेंट्स जो मुझे रेगुलर देखती हैं और चेक करवाती हैं वो यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताएंगी कि उन्होंने क्या क्या सर्जरी करवाई है। और एक कमेंट कर दें कि आपने एडिनोमायोसिस थे, आपने किसी बहुत से पेशेंट्स हैं मेरे पास जिन्होंने सर्जरीज करवाई हैं और उनकी नाकाम हुई हैं, क्योंकि ये यूट्रस में फिर से ग्रो कर जाती हैं चीज़ें, ये ख़त्म नहीं होती। जब तक आपके लिए बोनस टिप ये है, जब तक आप अपने अंदर को ठीक नहीं करेंगे, हार्मोन्स को बैलेंस नहीं करेंगे, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म नहीं करेंगे, इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं करेंगे, आप ठीक नहीं होंगे। आपके सिम्टम्स के मुताबिक आपका इलाज किया जाता है, आपकी पूरी केस टेकिंग की जाती है। और जो मेरे पेशेंट्स मेरे से चेक करवाते हैं उनको पता है कि मैं उनको कितना टाइम देती हूँ और किस तरह मैं उनकी बचपन से लेके अब तक की हिस्ट्री में पता करती हूँ। फिर मुझे पीछे से कोई ना कोई उनका बैकग्राउंड मिलता है जिसकी वजह से सारी हमें केस की समझ आती है। तो लिहाजा आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना, और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी है कि जैसा आप गुमान करोगे वैसा ही होगा। लेकिन आपने मायूसी गुनाह है, मायूस बिल्कुल नहीं होना। अगर आपने अभी तक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं करवाना तो आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, एज और वेट लिख के मैसेज करें, आपको ऑटो मैसेज आएगा, आप पढ़ के कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सी सर्जरी करवाई है। जज़ाकल्लाह खैर।